आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की क्लास जरूर सुनना और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो प्रथम अभी आपने कोई डाउट पूछा था। इंसॉल्वेंट सचिन बताएगा। सचिन, इंसॉल्वेंट क्या होता है? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? नो। ऋषिका क्या है? इसने सही बताया। तो मतलब आपने क्या बोला था सचिन? जो रिकवर नहीं हो सकता वो आप कह रहे हो। नॉट करेक्ट, नॉट फुली करेक्ट। ऋषिका आप बताओ, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? हाँ बिल्कुल ठीक है, जो दिवालिया हो गया। बेसिकली इंसॉल्वेंट अ पर्सन और एंटिटी, ठीक है, जिससे रिकवर नहीं हो सकता, जो पैसे नहीं पे कर सकता। which is not in a position to pay his debt. यस अर्थम, अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे हिज और इट्स डेब्ट, ठीक है, जो जिसके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, तो इट्स कॉल्ड अ इंसॉल्वेंट, जिसे कई बार हम जैसे बैंकिंग लैंग्वेज में बैंकक्रप्ट वगैरह भी बोलते हैं कि बैंकक्रप्ट हो गया है वो, कि उसके पास अब इतनी एसेट्स नहीं है कि अपना लोन पे कर सके, ठीक है। वेरी गुड। अब मैं पूछता हूं, अर्थम बताना, ठीक है। परचेज, व्हाट इज परचेज? नॉर्मल समझाओ, व्हाट इज परचेज। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझाना है, पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज परचेज। परचेज क्या होती है? परचेज मतलब किसी भी चीज की खरीदारी। गलत। आदित्य, व्हाट इज परचेज? स्किप। सचिन, परचेज। सर उसको उंगली कर देते, पहले उससे पूछो ना। चलो ऋषिका, परचेज। देख के बता रही है। ऋषिका देखने की जरूरत पड़ रही है। नहीं नहीं, चलो सृष्टि बताएगी। Purchase of goods to be sold or for manufacture of goods. देखो, पहली चीज जो आदित्य ने नहीं, इसने बोला था अर्थम ने, कि जो भी आप सामान परचेज कर रहे हो उसको परचेज कहते हैं, लेकिन वो नहीं होता अकाउंटिंग टर्म्स में। देखो जनरल, आप एज ए कॉमन मैन आप बोल सकते हो कि मैंने भाई लैपटॉप परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो मेरी परचेज है। नहीं, अकाउंटिंग टर्म्स में हम परचेज उसको कहते हैं जो हमने रीसेल के लिए परचेज किया, इसलिए हम गुड्स को परचेज कहते हैं। जब हम जनरल एंट्री पास आउट करते हैं तो परचेज वहां यूज करते हैं जहां पे आपने गुड्स की बात हो रही, जहां पे आपने रीसेल के लिए परचेज किया उसको परचेज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टर्म्स सीक्वेंस में चलते हैं। अब हम ये तो सबसे पहले एंटिटी। ऋषिका, व्हाट इज एंटिटी? Very good. A business entity mean an enterprises established in accordance with the law to engage in business activity. जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होती हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी करती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें डिफाइन करता है कि बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और पर एंटिटी क्या होती है? जो भी हम अपना बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो भी हम वो करते हैं, अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं, जो हम अपनी फर्म का नेम देते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल बोलते हैं, तो वो जो नेम होता है वो क्या होता है? बिजनेस एंटिटी। वो क्या होता है? बिजनेस एंटिटी। चलो, एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन बताएगा? सृष्टि, बिजनेस ट्रांजैक्शन जल्दी बताओ, लाइट चली जाएगी, फिर क्लास बीच में रुक जाएगी। सचिन को आता है, चलो सचिन बताएगा। वेरी गुड। जो टू बिजनेस के बीच में, टू पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन जो दो पर्सनल बंदों के बीच में, या दो टू पर्सन जो पर्सनल अपने मतलब जो
जो एंटिटी नहीं है वो अगर नॉन एंटिटी है तो वो अगर पर्सनली कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई उन्होंने पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रही लेकिन उसकी पेमेंट अगर उन्होंने बिजनेस से कर दी तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सनल स्कूल में बच्चे की फीस पे करी लेकिन सेविंग अकाउंट से ना करके आपने करंट अकाउंट से पे कर दी तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में काउंट करेंगे और उसको बिजनेस, वेरी गुड, तो उसको बिजनेस टर्म्स के अकॉर्डिंगली ड्राइंग्स बोलते हैं और हम एंट्री पास करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर चेक से पेमेंट करी, कैश करा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड। और अगर गुड्स करा तो टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अगर गुड्स किया तो, वेरी गुड, पढ़ के आइए सृष्टि आज। अकाउंट सर, हाँ जी, अकाउंट it is a record of transactions under a particular head of account. वेरी गुड अर्थम। पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट मतलब जहां पे उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंट बोलते हैं। जैसे राम अकाउंट, राम के अकाउंट में केवल राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, हमने राम से परचेज किया, हमने राम को पेमेंट करी, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। वेरी गुड। कैपिटल, सचिन। Investment of the proprietor in the Which amount is introduced by the proprietor. proprietor or businessman in the business? Enter into an enterprise by the proprietor. नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा, नहीं है, सही तो बोल रहे, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलो, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। तो जो हम, अच्छा, क्या हम कैपिटल बिजनेस में कितनी बार ला सकते हैं? जितनी बार मर्जी उतनी बार। जितना एडिशनल अपना कैपिटल, नहीं, ऋषिका का आंसर कुछ और आ रहा था। कैपिटल तो कैपिटल है। हाँ, वो कैपिटल ही कहलाती है, एडिशनल कैपिटल वर्ड साथ में लग जाता है, लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी बार कर सकते हैं? जितनी बार उस फर्म को जरूरत हो। यस, डिपेंड ऑन द बिजनेस, कि बिजनेस को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी बार पैसे लेके आ सकता है बिजनेस के अंदर। वेरी गुड। ड्राइंग्स, Sir, taken by the proprietor. आदित्य। Down. बोल दिया। आप बोल लो तो पहले ही ले। नाम लेने से पहले ही, चलो आदित्य। Taken by the proprietor for personal use. हाँ, कुछ भी। गुड्स और एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। वेरी गुड। लायबिलिटी, अर्थम। बताओ। Sir, liability means amount. Sir, liability means amount owed payable by the proprietor. नहीं। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी, जो अमाउंट हमने क्लेम किया है अगेंस्ट एंटिटी, ठीक है, जो हमने क्लेम किया अगेंस्ट एंटिटी, मतलब जो लैब का एंटिटी ने पे करना है। यहाँ पे पता है साउंड क्या आती है कि भाई यार हमने क्लेम किया, हम पैसे मांग रहे हैं। अगर हम पैसे मांग रहे हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट होती है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस ने लायबिलिटी पे करना है, कि अगर किसी ने मुझसे क्लेम किया है और मैंने उसको पे करना है तो इट्स कॉल्ड अ लायबिलिटी। अब उसने क्लेम नहीं किया लेकिन हमें पता है कि हमें पे करना है तो लायबिलिटी। और जो हमने पे कर दिया वो क्या होता है? अर्थम, जो हमने पे कर दिया वो क्या होता है? किस सेंस में? एक्सपेंस, बिजनेस के सेंस में। जो बिजनेस ने पे कर दिया, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो कोरियर चार्जेस हो, जो भी बिजनेस पे कर रहा है एक्सपेंस है, ठीक है, सैलरी हो, पार्टनर की सैलरी हो, ठीक है। और जो बिजनेस ने पे करना है वो लायबिलिटी है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है अर्थम? सर, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं पता। कोई बात नहीं, आदित्य बताएगा। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो एक साल से ज्यादा होता है, हम एक साल के अंदर पे नहीं कर सकते, पे नहीं कर पाए। जो लायबिलिटी, ठीक है, जिस लायबिलिटी को पे करने में मोर देन 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है, पे नहीं कर पाए एक अलग चीज होती है। जो आपने स्टार्टिंग ही आपको पता है कि आपकी ये लायबिलिटी मोर देन 12 मंथ से ज्यादा आपके पास रहेगी, आपको पे करना है, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गए, ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अगर उसका 12 मंथ से अबव है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। अगर विद इन अ 12 मंथ्स हम पे कर रहे हैं तो वो करंट है। करंट है। सचिन, वो क्या होती है जो विद इन अ 12 मंथ पे करते हैं? वेरी गुड। चलो, एसेट्स क्या होती है कौन बताएगा? सृष्टि। देखो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, अर्थम बताएगा। चलो सर, एसेट्स, अरे हाँ हाँ,
बताओ। Assets are the properties owned by the proprietor or the business. तो तरीके की होती है tangible, intangible. Economic By an resources of the entity. firm. Or Economic enterprise. resources of the firm which will give benefit to the business in the future. वेरी गुड, ठीक है। देखो एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस। देखो अलग अलग राइटर अलग इसी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पे वो कह रहा है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, जिसकी आप मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट किसमें करते हैं, मनी कॉस्ट में, मनी में, ठीक है। तो वो हमारी वैल्यूएबल रिसोर्स होती है जो ऑन की जाती है किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो चलो अब एक होती है हमारी करंट एसेट, एक होती है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स भी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। अर्थम बताओ नॉन करंट एसेट्स कौन से 2 टाइप की होती है? Tangible और intangible. टेंजिबल और इंटेंजिबल। एग्जांपल दो टेंजिबल का, बुक में नहीं लिखा। जो आप छू सके, एग्जांपल लैंड बिल्डिंग कुछ भी ले लो। और intangible का हो गया फर्नीचर, Machine. कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है। और सर intangible का हो गया, intangible का हो गया हमारा गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है अर्थम? ट्रेडमार्क मतलब It is a brand. हैं? हाँ, ट्रेडमार्क इज आल्सो इट्स कॉल्ड अ ब्रांड, लेकिन व्हाट इज ट्रेडमार्क? सर किसको आप ट्रेडमार्क बोलेंगे? लोगो। It gives legal protection against the other. देखो ट्रेडमार्क अगर हम ये कहें, देखो वो उसके बेनिफिट्स हो गए, वो हो गए। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे अब AKC अकाउंट एकेडमी का हमने साइन दिया, ठीक है, तो वो जो लोगो दिया ट्रेडमार्क तो वो हमारा, और वो हमने उसको रजिस्टर करा लिया, तो इट्स कॉल्ड अ ट्रेडमार्क, वो हमारा ट्रेडमार्क हो और कोई गया। कंपनी नहीं करा Copyright फिर नहीं वो हो और सकता। नहीं करा सकती कंपनी, फिर उसका कॉपीराइट हमारे पास आ कॉपीराइट जाएगा, आपके पास है तो उसने एक तरह से सही Case बोला, कर सही सकता है। ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट में और क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट गुडविल, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क और Patent. पेटेंट। चलो सृष्टि, पेटेंट क्या होता है? एक्सप्लेन इट। डीपली। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट वो होता है ना कि लाइक आपका जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी ने लाइक पायरेटेड होता है। हाँ, जो। कॉपीराइट भी इंटेंजिबल एसेट में आता है। भाई मैंने एक स्टोरी का कॉपीराइट ले लिया जो इजीली हमें समझ में आया था, एग्जांपल की मैंने स्टोरी का अब एक स्टोरी होती है, ठीक है, मान लो दृश्यम 3 की स्टोरी सुनाई जा रही है, तो ऐसे कोई भी मतलब स्टोरी सुनाई जा रही है, अभी आई नहीं है, तो अगर कोई भी उसमें पिक्चर बना लेगा तो वो क्या करेगा? स्टोरी लिखने के बाद उसका कॉपीराइट ले लेगा। एटलीस्ट अगर किसी और को स्टोरी बनानी है तो वो इससे डिफरेंट बनाएगा, सेम नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब वो होते हैं कॉपीराइट। लेकिन पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है डिजाइनिंग के लिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी टार्जन, उसमें वो बोलता है कि इसका जो पेटेंट है वो हमारे नाम पे है, ठीक है, मतलब जबकि वो बनाई अजय देवगन ने होती है कार, लेकिन उसका पेटेंट उसके पार्टनर्स करा लेते हैं, तो अब वो उनकी एसेट्स होगी। अब जो उनको जो भी पैसे मिलेंगे उस कार के डिजाइन को सेल करने पर वो उनके पार्टनर्स को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पेटेंट उसका अपने नाम पे करा दिया, ठीक है। तो पेटेंट्स डिजाइनिंग के लिए होता है, कॉपीराइट स्टोरीज वगैरह के लिए होता है। चलो टेंजिबल एसेट हो गया, इनटेंजिबल हो गया। अब एक होती है फिशिशियस एसेट्स, ठीक है, जो ना टेंजिबल होती है ना इनटेंजिबल होती है। वो जस्ट लाइक क्या होती है अर्थम? जो ना टेंजिबल है ना इनटेंजिबल है, इट्स कॉल्ड जस्ट लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो हमारी फिशिशियस एसेट्स होती है। सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एसेट टर्म्स। रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? Amount received from sales of goods. सर उसमें वो भी तो दो revenue टाइप्स, उसमें receipt भी है दो ना? टाइप्स आती है। रेवेन्यू और कैपिटल दो तरीके की आती है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू होगी, कैपिटल होगी। भारी भारी वर्ड बोल रहे हो, लेकिन व्हाट इज रिसिप्ट? वो तो Receipt is भाई, the टाइम evidence लगेगा 10 मिनट given from shopkeeper. Evidence है। from नहीं यार, कुछ ऐसा था जो क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ था, उसमें नहीं पढ़ा। देखो जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है इट्स कॉल्ड अ रिसिप्ट, ठीक है। जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है, अब बिजनेस को, पहली चीज बिजनेस को, अब बिजनेस को जो अमाउंट आता है कहां से आता है? एक रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है, एक कैपिटल रिसिप्ट से आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या होते हैं? जो भी आपका गुड्स या Sold सर्विस हुआ है।
गुड्स या सर्विस को सोल्ड करके जो भी आपके पास अमाउंट आ रहा है, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, एक क्या होती है कैपिटल रिसीव्ड। अब कैपिटल रिसीव्ड क्या होती है, अर्थम बताएगा। देखो नहीं, चलो हम बताते हैं। देखो, एसेट्स आपने सोल्ड करी, एसेट्स आपने सोल्ड करी 1 लाख रुपए में। यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। आपने सोल्ड करी है 1 लाख रुपए में, तो जो 1 लाख रुपए आपको रिसीव हुए, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल रिसीव। वो क्या है, सर मेरे समझ नहीं आ रहा। एसेट्स बेची 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए कैपिटल रिसिप्ट है। बस हमने इतना ही समझाया, अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ। नहीं आ गया। आगे बड़ी जल्दी आ गया। अब देखो, या ओनर लगा रहा है वो भी कैपिटल रिसिप्ट, ओनर लगा रहा है वो भी अमाउंट तो बिजनेस में वो आ रहा है ना, बिजनेस में आ रहा है, वो एडिशनल कैपिटल होती है अरे जो तो पैसा बिजनेस entity लगा रहा है। आपने कैपिटल रिसिप्ट जो बिजनेस के अंदर पैसा आया, वो तो separate entity है ना। नहीं सेपरेट एंटिटी है, उसको अकाउंटिंग टर्म में एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। लेकिन एक एज पर अकाउंटिंग टर्म्स दो तरह से बिजनेस में पैसा आता है। बिजनेस से पैसा आता है गुड्स और सर्विस की सोल्ड से, और जब एसेट्स को सेल करते हैं तब पैसा आता है। ठीक है, जैसे आपने स्क्रैप सेल कर दिया या फिर कुछ एसेट सेल कर दिया, कहीं से भी आपके पास कुछ सेल करके जो पैसा आ रहा है, फिर वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट आ जाती है। गुड्स और सर्विस के अलावा जो आपके पास चीजें अदर चीजें बेच के पैसा आता है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है एज पर अकाउंटिंग टर्म्स। अब कैपिटल रिसिप्ट, हाँ एक मिनट, कहाँ पे, Capital रिसिप्ट में sale of fixed assets such as machinery, furniture, investment, लोन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेच दी, पैसे आ गए, सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन। देखो, आप अगर आपने किसी से लोन ले लिया, आदित्य बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। लोन क्या होता है, लोन दो तरीके से होता है। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो आपके लिए एसेट्स है, ठीक है, और अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो इट्स कॉल्ड अ लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो जो आपकी पास पैसा आ रहा है, इट्स कॉल्ड योर कैपिटल रिसिप्ट। चाहे आपके पास पैसा मशीनरी बेच के आए, चाहे लोन से, इट्स कॉल्ड योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो पैसे आते हैं, और जब लायबिलिटी कम होती है तो पैसे जाते हैं। आपने किसी को 10 रुपए दे दिए तो आपकी लायबिलिटी अब कम होगी ना। आपने 100 रुपए देने थे, 10 रुपए दे दिए, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और जब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिए, कैश इंक्रीज हो गया ना, रिसिप्ट इंक्रीज हुई, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब जो एसेट्स बेच के जो पैसे आपके पाए, उसको क्या बोलते हैं अर्थम? एसेट्स बेच के जो पैसे आए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलो क्लास में बैठा करो, मन से भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जो हम एसेट्स परचेज करने में, ध्यान देना, एक्सपेंडिचर पूछा था आपने अर्थम, जो हम एसेट्स परचेज करने में पेमेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट वो हुई जो एसेट सेल करते वक्त पैसे आए, और जब एसेट परचेज करते वक्त जो आप पैसे दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो ऑफिस के डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। और जो आपके एसेट परचेज करने में जो आप एक्सपेंसेस करते हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और डेप्रिसिएशन जो लगता है वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, रेवेन्यू पे नहीं लगता। एक और है एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलो, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट्स, जो ना टेंजिबल होती है ना इंटेंजिबल होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अमिताभ बच्चन को 3 साल के लिए एडवांस पे कर दिया, उसको प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं बोलते, उसको डेफर्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पेमेंट करी है वो उसके लिए करी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। 1 मिनट रुको, किसी का डाउट है? अंशी, वेरी गुड। अंशी आप बोल सकते हो, मैंने अलाउड कर दिया आपको। अंशी वॉइस नहीं आ रही आपकी?
अंशी वॉइस नहीं आई अभी आपकी, देखो कहीं आपने म्यूट ना कर रखा हो। हाथ ही हटा लिया। नहीं अलाउड है, वो बोल रही है यहाँ से कुछ। अंशी चैट पे लिख दो अगर कोई टर्म्स का कोई डाउट है, वॉइस नहीं आ रही आपकी, आप चैट पे लिख दो। चैट पे लिख दो, हम एक्सप्लेन कर देंगे। या आप तो ग्रुप में भी हो, ग्रुप में डाल दो, हम वहीं से रीड करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स 5-7 और रिवाइज करते हैं फटाफट। रेवेन्यू बताओ क्या होता है? रेवेन्यू जो हमें गुड सेल करके जो अमाउंट आता है हमारे पास, वो रेवेन्यू होता है। Amount earned during the accounting period. From the sale of goods or services. रेवेन्यू तो मैंने बाई बार तो सुना था, स्कूल में नंबर बोला है। हाँ हाँ, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, स्कूल में भूल गए। चलो बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो भी गुड्स सोल्ड करके आपके पास पैसे आते हैं, रेंट से पैसे आते हैं, कमीशन से पैसे आते हैं, इंटरेस्ट से पैसे आते हैं, जो आपकी उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब है कि आपने सामान बेचा 10 लाख रुपए का, तो इट्स कॉल्ड योर रेवेन्यू एज पर अकाउंटिंग टर्म्स। इसको आप इनकम नहीं बोल सकते। भाई 10 लाख की सेल है, हो सकता है आपने परचेज कर रखी हो 11 लाख रुपए की, हो सकता है आपका लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब आपकी टर्नओवर हो सकती है, आपके पास टोटल कितना कैश आया वो आपकी रेवेन्यू में आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आपकी रेवेन्यू होती है अलग, प्रॉफिट होता है अलग। तो रेवेन्यू उसको बोलते हैं कि जो भी पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, चाहे वो सेल गुड्स ऑफ सोल्ड करके आए, सर्विस सेल करके आए, रेंट से आए, कमीशन से आए, तो जो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं इट्स कॉल्ड योर रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेचा, पैसे आ गए, रेवेन्यू है। आपने 10 लाख का गुड्स पे सोल्ड किया, 10 लाख रुपए रेवेन्यू है, लेकिन 10 लाख रुपए इनकम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, उसको आप 10 लाख रुपए रेवेन्यू कह सकते हो। फिर अगली टर्म्स है इनकम। हाँ अर्थम, हाँ इनकम। तो अब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है? इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, जो भी आप टोटल इनकम आ जाती है, ठीक होती है रेवेन्यू। जो भी गुड्स और सर्विस सोल्ड करके जो पैसे आते हैं रेवेन्यू होती है। तो रेवेन्यू में अगर हम अदर इनकम ऐड करते हैं, जो हमारी रेंट कमीशन वगैरह होती है, ये अल्टीमेट, उसने जो एग्जांपल रेवेन्यू में दिया था, रेंट कमीशन वगैरह जिनका काम ही रेंट से इनकम का होता है, कमीशन का होता है, उनके लिए वो रेवेन्यू होती है। लेकिन अगर हमारा काम गारमेंट्स का है तो, और हमें कहीं से रेंट भी आ रहा है बिजनेस को एक आधे उससे, तो वो हमारा काम, वो हमारी अदर इनकम है। इट्स कॉल्ड योर अदर इनकम। मेन बिजनेस नहीं है आपका, कि आपकी रेंटल इनकम आना मेन बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट बोथ आर सिमिलर, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सचिन? साल के लास्ट में सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस कर, नहीं वो तो नेट प्रॉफिट होता है। सॉरी, हमारा वाला एग्जांपल है ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने स्कूल में सुना था, जो मैं बता रहा था। हाँ यही सुनाया था। नहीं ये नहीं सुनाया था, मैंने उल्टा बात बोल दिया। कोई बात नहीं, आप बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट का होता है सेल्स में से ऐसा कुछ था, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपने 15 रुपए में बेची, तो जो 5 रुपए हुआ इट्स कॉल्ड योर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस और जो आपने उसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखा, उसे फोन कॉल्स करके ऑर्डर दिया, मंगवाया, और आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी खर्च की, आपने एक एम्प्लॉय रखा जो कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक देता है, उसकी सैलरी पे कर रहे हो, तो आप सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके जो प्रॉफिट बचे सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अलग रूल आ जाता है ट्रेडिंग में, लेकिन हम अगर हम ये कहें कि भाई सेल्स में से अगर हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो
ये भी समझने के लिए ठीक है कि उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। फिर अगर हम इनडायरेक्ट खर्चे जो हमने एम्प्लॉय रखा, जो हमारे गुड्स को सोल्व कर रहा है, कस्टमर को क्या कहते हैं इन्फॉर्म कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जा रहे हैं। तो अगर वो हमारे 2 रुपए हो गए, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हमने 15 रुपए में सेल की, 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, और 2 रुपए हमने जो अदर एक्सपेंसेस किए उसकी पर बोतल पे कॉस्ट आई 2 रुपए, तो आपको बचे 3 रुपए। तो जो 3 रुपए आपके पास बचे वो नेट प्रॉफिट है। वो क्या है? नेट प्रॉफिट। ये वो है साल के लास्ट में जो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब लेस माइनस कर देते हैं तो वो हमारे नेट प्रॉफिट आ जाता है। डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। हाँ जी। तो फिर आ जाते हैं गेन पर। गेन क्या होता है? ये प्रॉफिट में बताओ। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस मैंने बताया, कोई बात नहीं। ऋषिका बताएगी गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस, नहीं पता, रहने दो, रीड कर रही है। सृष्टि गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं पता। आदित्य नहीं पता। चलो ये अच्छा है, रिकॉर्ड हो जाएगा तो बार बार सुन लेना। गेन पता है? गेन बता दो। गेन ही तो असली कहानी है। प्रॉफिट मेरे को लगा था प्रॉफिट तो सबको पता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, इनकम इट्स कॉल्ड योर प्रॉफिट। लेकिन गेन पता है तो बताओ। ना वो कैपिटल रिसीव्ड होती है जो, हाँ हाँ पूरी बात सुनेंगे। ये तो नहीं है जो देखो normal- आपने एक एसेट, कुछ नहीं, एसेट्स बेच के जो हमें पैसे आते हैं वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। लेकिन अगर बुक वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए की है और हमने एसेट्स को सोल्ड कर दिया 12 लाख रुपए में, तो जो 2 लाख रुपए आपको हुआ है वो आपका गेन है। अर्थम क्लियर है ये पॉइंट? वो आपका 2 लाख रुपए गेन है, ठीक है। उसको आप इनकम नहीं बोल सकते, उसको आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते। आपने एक एसेट 10 लाख रुपए की थी, 12 लाख में सेल कर दी, 2 लाख रुपए जो हुआ उसको गेन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम गेन बोलते हैं, उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। प्रॉफिट वो होता है जिसपे हमने इनकम टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, कि हम बोलते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। लेकिन अगर हम गेन को प्रॉफिट बोल देंगे तो क्या 2 लाख रुपए का टैक्स थोड़ा ना देंगे? गुड्स को ज्यादा रेट पे बेचते हैं तो वो प्रॉफिट होता है और ये गेन होता है। गुड्स को जो हम ज्यादा रेट पे बेचते हैं वो हमारी इनकम होती है। लेकिन उसमें भी 2 टाइप की इनकम होती है, एक ग्रॉस, मतलब उसमें भी एक ग्रॉस इनकम, एक हमारी नेट इनकम, मतलब एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट होता है उस पे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और एज पर इनकम टैक्स लॉ, अगर रिजर्व और प्रोविजन ध्यान हो तो मैंने उसमें इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट दोनों बहुत अच्छे से बताए थे। नहीं ध्यान हो तो एक बार सुन लेना वीडियो, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट आता है उस पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और फिर जो आप टैक्स आ जाता है उस टैक्स को फिर अपने एक्सपेंसेस में मेंशन करते हैं, फिर आप दोबारा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो ये मैंने रिजर्व एंड प्रोविजन में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और बाकी गेन क्लियर हो गया? गेन क्या होता है ऋषि का? 10 मिनट और। लॉस क्लियर है? लॉस क्लियर है भाई? जो हमने लॉस, भाई हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, जहां पे एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो गए हमारी रेवेन्यू से। परचेज क्लियर है? हमने पूछ लिया था परचेज। जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए उसी को परचेज कहते हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया, आपको जनरल तो आप बोल सकते हो परचेज फर्नीचर, लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं है फर्नीचर सेल करने का तो आप उसको जनरल एंट्री में परचेज नहीं बोल सकते, आप उसे अकाउंटिंग टर्म्स में परचेज नहीं कह सकते। आप उसे फर्नीचर परचेज बोल सकते हैं कि वो मेरी एसेट्स है। लेकिन सेल्स, जो भी गुड्स आपने सोल्ड किया उसको सेल्स बोलते हैं। वेरी गुड, वही मेन करा रहे हैं हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी गुड सोल्ड करके आपको पैसे आते हैं इट्स कॉल्ड योर रेवेन्यू। जो भी गुड सोल्ड करके आपके पास सर्विस सोल्ड करके पैसे आते हैं आपके क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर सेल रिटर्न कर देते हैं तो वो हमारी नेट सेल ऑफ गुड्स आ जाते हैं, नेट रेवेन्यू आ जाती है। क्या दोबारा पूछो। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट, गुड्स और सर्विस सेल करके जो भी पैसे आते हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। लेकिन अगर क्या कहते हैं कोई हमसे ये पूछता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, तो वो सेल्स के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी रेंट भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है गुड्स ही होता है उसमें, तो उसमें भी सेल ऑफ गुड्स भी होता है, कमीशन भी होता है, रेंट भी होता
रेवेन्यू रिसिप्ट, दो तरह की रिसिप्ट होती है ना, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो जो आपकी जो अदर रिसिप्ट भी होती है, अदर इनकम भी, वो भी सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आती है, जो आपके सिर्फ एसेट सेल करके जो पैसा आता है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या उसके अलावा जितनी भी आपके पास रिसिप्ट आ रही है, रेंटल आ रही है, अदर इनकम, सर्विस से आ रहा है, इसमें भी तो फिर सर्विसेज का भी है, गुड्स और सर्विस, वो वही तो बता रहे हैं। उसमें भी गुड्स और सर्विसेज था, तो बात तो एक ही पड़ी है। उसमें भी कमीशन रेंट वगैरह आ लेकिन गया, नहीं इसमें भी आ गया। इसमें अगर वो Services। इसमें लेकिन जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात होती है तो उसमें अदर इनकम नहीं काउंट हो सकती। इसमें लिखा है ना, और एंड सर्विसेज। So ये पर्टिकुलर जगह की इनकम काउंट होती है। देखो, अगर आपकी कमीशन से इनकम हुई है तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में आ सकती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आ सकती। भाई आपको मान लो सडनली आपको इस साल 5% आपने कोई कमीशन रिसीव करी, ठीक है, तो आपका बिजनेस तो नहीं है कमीशन का, लेकिन आपको अगर आपसे पूछी जाएगी कि इस साल आपके पास रिसिप्ट कितनी आई बैंक में, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसमें वो काउंट होगा, वो कमीशन जो आपने रिसीव करी है। लेकिन अगर आपसे कोई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है, तो मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे आपने कितनी इनकम अर्न करी है, उससे कितने पैसे आप, इनकम नहीं, उससे कितने पैसे आपने अर्न करे हैं, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है। क्योंकि कुछ इनकम होती है जो मैंने सडनली इस ईयर कमाई, मैंने हमारे बिजनेस का कोई लॉटरी कूपन लग गया, उससे पैसे आ गए, तो वो इट्स कॉल्ड योर रेवेन्यू, से वो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आएगी। ठीक है, सडनली कोई आपको इनकम मिली है, ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम उस पे, जैसे कमीशन वगैरह जो होती है वो हमारी जो रेवेन्यू, वो सब हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाती है। लेकिन रेवेन्यू हमारा कमीशन का मेन काम नहीं है। अगर मेरा मेन बिजनेस कमीशन से इनकम अर्न करना है तो वो मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, वो कमीशन वगैरह पे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और कितनी चीजें, तो अब इंश्योरेंस एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो तो कमीशन से ही अर्न कर रहा है, तो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो कमीशन से इनकम अर्न हुई है उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही है। डिपेंड करता है आपका बिजनेस का मॉडल क्या है। तो वो सबका अलग-अलग होता है। हाँ, वेरी गुड। स्टॉक बताओ। ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सर गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड। वेरी गुड। जो स्टॉक आपका अभी रिमेनिंग है, जो अभी सेल नहीं हुआ, ठीक है, वो आपका स्टॉक है, इट्स कॉल्ड योर स्टॉक। जो गुड्स आपने सेल के लिए परचेज किया था पर अभी सेल नहीं हुआ, बट एवर कोई भी रीजन हो, तो इट्स कॉल्ड योर स्टॉक, ठीक है, एज अ पॉइंट ऑफ बिजनेस। अब स्टॉक 3 फॉर्म में होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंटरी ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री तो वही अरे, होता है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो ही फॉर्म में होता है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक होता है वो 3 फॉर्म में होता है। एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका फिनिशिंग गुड्स, एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। स्टॉक 2 फॉर्म में हो गया, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। अच्छा, 31 मार्च को अगर मेरे पास 20 बाइक्स हैं, ध्यान देना, 31 मार्च को मेरे पास 20 बाइक्स हैं, तो 1 अप्रैल को मेरे पास कितनी होंगी? 1 अप्रैल को जो स्टार्टिंग ऑफ द डे है, तो 20 बाइक की होगी। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, अगर 31 मार्च का क्लोजिंग ले रहा हूं तो 1 अप्रैल का ओपनिंग सेम होगा, ठीक है। वो गलत कब हो सकता है? या तो आपने काउंटिंग गलत करी है, या चोरी हो गई है, या तो आपने काउंटिंग गलत करी है या रात में चोरी हो गई है, अदरवाइज तो वही होगा, ठीक है। और स्टॉक 3 फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से होते हैं सचिन? ओपनिंग, क्लोजिंग और इन्वेंट्री। ओपनिंग, क्लोजिंग, तो टू टाइप ऑफ स्टॉक हो गए, लेकिन स्टॉक 3 फॉर्म में होता है। 3 फॉर्म का मतलब है 3 पार्ट्स में होता है स्टॉक। एक आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, एक फिनिशिंग गुड्स, एक वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज कि भाई आपका पेन बनाने का बिजनेस है, तो आपके पास सारे पेन्स के रॉ मटेरियल, प्लास्टिक्स है, पैसिक के हैं, उसकी कैप्स है, सब कुछ है, वो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। एक फिनिशिंग गुड्स, रेडी पेन है, कैप वैप सब लगी हुई है, सब रेडी है सोल्ड के लिए, स्टॉक है पर अभी सेल नहीं हुआ कभी। फिर एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कि जिसमें अभी काम चल रहा है, कि भाई हमने पेन उसमें रिफिल डाल दिया, या इंक डाल दिया, या उसमें बस कैप लगाना रह गया, या कुछ रह गया, तो 3 फॉर्म में स्टॉक होता है। 3 फॉर्म में स्टॉक्स को कैलकुलेट किया जाता है जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ये पता है क्या होता है? देखो, रिसीवेबल साउंड से ही क्लियर है कि ये पैसे आपने लेने हैं,
आ नहीं रहे, अन्य है, अन्य है। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। अरे लेकिन मेरे को ट्रेड रिसीवेबल में, अरे भाई ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं वो बताओ। वो नहीं पढ़ा। ओहो, किसी का आप बताओ। डेटर और एक सन्डी डेटर आते हैं हमारे, एक हमारे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पैसे आने हैं तो रिसीवेबल और सन्डी डेटर। और पेबल में क्या क्या आएगा? ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पैसे आ रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल और सन्डी डेटर। ट्रेड रिसीवेबल दोनों को प्लस कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल। सर एक मिनट, हाँ। बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा आएगा हमारे, आएगा। सन्डी डेटर भी मतलब पैसा आएगा हमारे पास। बिल्स रिसीवेबल ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट्स में आते हैं। कौन से क्वेश्चन में लायबिलिटी में दिखाया और आंसर आ गया वो दिखाओ। नहीं, आपको ध्यान देने में वही फर्क है। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि पैसे लेने हैं, ठीक है। बिल्स पेबल, अब बिल्स पेबल का मतलब है कि आपने पैसे देने हैं। तो सन्डी क्रेडिटर और बिल्स पेबल जब दोनों को प्लस कर देंगे तो इट्स कॉल्ड योर ट्रेड पेबल, ठीक है। अब मेन इंपोर्टेंट टर्म्स, कॉस्ट सबको पता है, कॉस्ट सबको पता है, यस सर। ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस करते हैं परचेज या वो फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड योर कॉस्ट। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस, कि हमने क्या ट्रांजैक्शंस करी उसका एविडेंस होता है वाउचर। डिस्काउंट, ठीक है। रिबेट, चलो डिस्काउंट और रिबेट बता दो। बैड डेट, अच्छा बैड डेट तो सबको पता है, जो डेट उधार, बैड मतलब उस डेट के साथ उधार बुरा हो गया, वो बैड डेट अब हमें नहीं मिलने वाला इन फ्यूचर, बैड डेट हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट भी सबको पता है, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी आती है और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, वो हमारी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करती है। बुक वैल्यू, जो भी वैल्यू एसेट्स की हमारी बुक में होती है, इट्स कॉल्ड योर बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ एसेट एंड एग्जिस्टिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट, जो आपकी बुक्स में है वो आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और ट्रांसफर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट, जो ट्रांजैक्शंस आपने उधार में करी है तो वो आपके लिए क्रेडिट हो जाती है, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या क्रेडिट सेल हो। डेबिट, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट। बेसिकली अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर अकाउंटिंग पिलर्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के पिलर है डेबिट और क्रेडिट सिर्फ, लेकिन इनका केवल यूज किया जाता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। बस इनके बारे में केवल हमें इतना भी बताता है भाई ये एक इटालियन वर्ड है, ये डेबिटो से डेबिट बना है, क्रेडिटो से क्रेडिट बना है, लेकिन ये अकाउंटिंग के मेन पिलर है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर सके। क्रेडिट लिखा होता है यही क्या क्या? अरे जब हम ना मतलब बैंक में हमारे पैसे आते हैं ना तो फोन में आता है ना क्रेडिटेड दिस अमाउंट, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू बैंक का प्लस बैंक के लिए लायबिलिटी है ना, क्रेडिट होता है ना, बैंक अपने हिसाब से बेचता है, बैंक का प्लस क्रेडिट होता है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लायबिलिटी क्यों हुआ अर्थात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेचता है, लेकिन बैंक के हिसाब से क्रेडिट क्यों हुआ? आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए, बैंक कह रहा है 10,000 योर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो वो क्रेडिट बैलेंस क्यों बोलता है, रीजन क्या है? मतलब क्रेडिट बोलता है बिल्कुल ठीक है, बैंक गलत नहीं बोलता, लेकिन वो क्यों बोलता है? बाय अर्थ बाय उसके बॉक्स है, उसके पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब क्या रीजन है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट बैलेंस हुआ? क्योंकि हाँ आप बताओ। प्लस उसका बैंक का क्रेडिट होता है ना। हाँ लेकिन क्यों प्लस क्रेडिट क्यों होता है? वो तो बैंक से एज पर अकाउंटिंग रूल बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक बोल रहा है कि मैंने आपको 10,000 रुपए वापस करने हैं, इसलिए बैंक उसको अपने क्रेडिट बैलेंस में दिखाता है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन सबको पता है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है अर्थम? एसेट्स पे लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, फिक्स एसेट्स पे लगता है। और फिक्स एसेट 2 टाइप की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल पे जो लगता है उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन, ठीक है। इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट सबको पता है। इंसॉल्वेंट
जिसके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंसी मतलब जिसके पास एसेट्स है कि अपनी लायबिलिटी पे कर सकता है। वेरी गुड। तो आज की रिवीजन खत्म हुई। बस एक बता दो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कौन बताएगा? लास्ट टर्म्स है, फिर खत्म क्लास। लाइफ में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे तो कुछ पूछो। लाइव में ओ जया, जया को पता है दो ही बचे। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट? दो में से एक ही है। जाके अंगूर खाऊंगा बता भाई, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जल्दी बता अर्थम। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट शॉपकीपर खुद देता है ना। ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी परचेज करने पर शॉपकीपर्स को मिलता है फैक्ट्री से, जहां पे वो कहता है, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट जो होता है, जो हम अपने डे टू डे रूटीन कस्टमर्स को कैश ट्रांजैक्शन कलेक्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हम करते हैं डिस्काउंट। वो तो ओनर करेगा ना। जो बिजनेस कर रहे हैं, हम कैश कलेक्ट करने के लिए वो करेंगे ना, अच्छा, उसे कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे। रोटी ना वो रिबेट क्या होती है? रिबेट होती है सेल। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। जो रिबेट हम देते हैं, डिस्काउंट बेसिकली। हाँ, इट्स काइंड ऑफ डिस्काउंट जो हम सब कस्टमर्स को देते हैं कि भाई 20% रिबेट है, 30% रिबेट से कॉमन टैक्स पे। वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए। जया, कोई डाउट है? मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, ले ले। नो, ओके, ठीक है। चलो आज की क्लास हमारी प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके चैट पे वहां से भी पूछ सकते हैं, और जो भी टिपिकल डाउट्स होंगे उसकी हम वीडियो भी जरूर बनाएंगे। ओके, बाय बाय।